Hello everyone, welcome to a new lecture. As you can see from the slide, our today's topic of discussion is the poet William Wordsworth. So William Wordsworth is a very important romantic poet, and he is a very prominent part of almost all our syllabus of various competitive exams where English literature is concerned. William Wordsworth is most prominently known as the founder, or we can say the major poet of the romantic age. तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक एज में उन्होंने किस तरह से रोमांटिक एज में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोमांटिक एज के तौर पे हम उन्हें पढ़ते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस इन्फ्लुएंसेस दैट वर्ड्सवर्थ हैड इन हिज लाइफ एंड ऑन हिज लिटरेरी प्रोडक्शंस, then various important works that he produced, as well as various other contributions that he had contributed to English literary studies. So let's begin our lecture on William Wordsworth. William Wordsworth dates are 7 April 1770 to 23rd April 1850. He was an English romantic poet who with Samuel Taylor Coleridge helped to launch the romantic age in English literature with the joint publication Lyrical Ballet. So Lyrical Ballet 1798, this was the work which is considered as the inaugural work of romantic age. romantic age का starting point मानते हैं हम publication of Lyrical Ballet by Coleridge and Wordsworth. तो Lyrical Ballet के अंदर दोनों का dual contribution था, ठीक है. तो Wordsworth's magnum opus is generally considered to be the Prelude, a semi autobiographical. तो the Prelude जो उनका work है बहुत बाद में पब्लिश हुआ था, लेकिन उसको ऐसे कंसिडर किया जाता है कि ही इज़ वर्ड्सवर्थ्स मास्टरपीस. इट इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ हिज अर्ली ईयर्स दैट ही रिवाइज्ड एंड एक्सपैंडेड अ नंबर ऑफ टाइम्स. तो काफ़ी इनके यूथफुल जो ईयर्स थे, यूथ का जो इनका टाइम पीरियड था, उस बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिए इस वर्क में, द प्रिलूड में. लेकिन इसको पब्लिश उन्होंने बहुत वक्त तक नहीं किया था. ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ हिज लाइफ थोड़े बहुत पार्ट्स उन्होंने पब्लिश किए थे, और लेटर ऑन उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ ने इसको पब्लिश किया था. बट दिस वर्क इज कंसिडर्ड एज हिज मास्टरपीस. इट वॉज पोस्टमसली टाइटल्ड एंड पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, बिफोर विच इट वॉज जनरली नोन एज द पोएम टू कोलरिज. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये द प्रिलूड नाम से पोइट्री है, इसको जो है कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ ने कभी खुद नाम नहीं दिया था द प्रिलूड. उन्होंने इसको हमेशा, वो बोलते थे पोएम टू कोलरिज, ठीक है. उन्होंने इस नाम से इसको हमेशा लिखा था. उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ ने इसको पब्लिश कराया और उन्होंने इसको एक टाइटल दिया द प्रिलूड, ठीक है. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर, दैट द प्रिलूड विच इज़ कंसिडर्ड एज द मास्टरपीस ऑफ वर्ड्सवर्थ का मास्टरपीस हम उसे कंसिडर करते हैं. उसका टाइटल वर्ड्सवर्थ ने खुद नहीं दिया था. हिज वाइफ गेव दिस टाइटल ऑफ द प्रिलूड एंड इट वॉज पब्लिश्ड पोस्ट हिज डेथ. और उन्होंने जब लिखा था तब उन्होंने खुद इसका टाइटल जो वर्ड्सवर्थ ने रखा था वो था द पोएम टू कोलरिज. Wordsworth was poet laureate from 1843 until his death from pleurisy in 23 April 1850. तो ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जो उनको था, और इसकी वजह से he died in 1850. Let's discuss about his works. His first publication and Lyrical Ballet. So let's begin with his first publications. Wordsworth made his debut as a writer in 1787 when he published a sonnet in the European magazine. So he wrote a sonnet and he got it published in European magazine, and it is considered as his first published work as a poet. Then in 1793, publication of poems by Wordsworth in the collections An Evening Walk and Descriptive Sketches. तो ये दो कलेक्शंस थे 1 and 2, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी अपनी पोएम्स पब्लिश की. लाइक अ कलेक्शन था ये, दीज टू कलेक्शंस. In 1795 he met Samuel Taylor Coleridge in Somerset. The two poets quickly developed a close friendship. Together Wordsworth and Coleridge with insights from Dorothy. Dorothy जो है वो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है और ऑलमोस्ट पूरी लाइफ उनके साथ ही रही हैं, ठीक है. प्रोड्यूस लिरिकल बैले. तो कह ये जाता है कि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का होता है ये वर्क, ऑफ कोर्स उनका है, लेकिन डोरोथी वर्ड्सवर्थ का भी उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, बट विच इज़ बीन ओवरलुक्ड बाय द लिटरेरी हिस्टोरियंस. सो इन दोनों ने मिलके विद इंसाइट्स एंड गाइडेंस फ्रॉम डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो है ये वर्क पब्लिश किया, लिरिकल बैले 1798 में. एन इम्पॉर्टेंट वर्क इन द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट. और हम रोमांटिक मूवमेंट जब हम पढ़ते हैं, रोमांटिक एज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तब भी हम क्या कहते हैं कि रोमांटिक एज स्टार्टेड इन 1798. तो जो उसका ईयर है 1798, वो इसीलिए 1798 कहा जाता है क्योंकि इसी ईयर में लिरिकल बैले पब्लिश हुई थी. द वॉल्यूम गेव नीदर वर्ड्सवर्थ नोर कोलरिज नेम एज ऑथर. तो इस जब ये नॉवल क्या, जब ये वॉल्यूम पहली बार पब्लिश हुई तो इसमें ऑथर्स के नेम क्लियरली स्टेटेड नहीं थे कि ये किसके पोएम्स हैं, वर्ड्सवर्थ का ना कोलरिज का, ठीक है.
One of Wordsworth's most famous poems, Tintern Abbey, was published in this collection along with Coleridge's The Rime of Ancient Mariner. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस पोएम्स हैं इन दोनों पोइट्स की, वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी और कोलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये दोनों ही वर्क्स जो हैं लिरिकल बैले की फर्स्ट एडिशन 1798 में पब्लिश हुए थे, बट उनमें नाम उन्होंने अपना आउट नहीं किया था कि हु इज़ द राइटर। Then the second edition published in 1800 had only Wordsworth listed as the author and included a preface to the poems. फिर second edition जो publish हुआ था 1800 में, उसके अंदर उन्होंने अपना नाम लिखा था कि yes these poems are written by Wordsworth, पर कोलरिज का नाम उसमें भी आउट नहीं किया था उन्होंने। और जो इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि 1800 में जो उन्होंने ये अपना एडिशन पब्लिश किया, उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ ऐड करी, वो था प्रीफेस, ठीक है। और ये प्रीफेस बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी का, ठीक है। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैले उन्होंने इसमें ऐड किया। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर कि When was preface to lyrical ballet published? अब कॉमन सेंसिकल बात है कि हमें हमेशा याद होता है लिरिकल बैले 1798, तो हम ज़्यादातर उसका आंसर 1798 मार्क कर देते हैं, लेकिन नहीं, 1798 में फर्स्ट एडिशन प्रीफेस नहीं था, प्रीफेस सेकंड एडिशन में ऐड हुआ था जो कि 1800 में था। इसलिए थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये कॉमन सेंसिकल है ना कि अगर 1798 में एडिशन पब्लिश हुआ है तो प्रीफेस भी उसके साथ ही पब्लिश हुआ होगा, बट नो, प्रीफेस वाज एडेड इन द सेकंड एडिशन इन 1800। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। इट वाज ऑगमेंटेड सिग्निफिकेंटली इन द नेक्स्ट एडिशन पब्लिश इन 1802। फिर इसका नेक्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो था 1802 में, 2 साल बाद। In this preface, which some scholars consider a central work of romantic literary theory, रोमांटिक लिटरेरी थ्योरी जो है कि रोमांटिसिज्म क्या है, रोमांटिक राइटर्स कैसे लिखते हैं, रोमांटिक लिटरेचर क्या है, एंड ऑल दीज जो ये डिस्कशन पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट माना जाता है उस डिस्कशन का, इस प्रीफेस टू लिरिकल बैले को समझने के लिए कि रोमांटिसिज्म क्या था, उस टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे किस तरह से लिटरेचर को देखते थे, किस तरह से वो पोइट्री को देखते थे, किस तरह से वो लिखना चाहते थे, तो ये क्या था और हाउ दे स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स। ये जो है इस चीज़ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीफेस टू लिरिकल बैले। Wordsworth discusses what he sees as the elements of a new type of verse, one that is based on the ordinary language। तो according to Wordsworth, romantic poetry का सबसे जो important aspect है वो क्या है कि इट इज़ अ लिटरेचर दैट इज़ बेस्ड ऑन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज। मतलब जो लैंग्वेज होनी चाहिए लिटरेचर की अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ और अकॉर्डिंग टू रोमांटिक पोएट्स, वो जो वर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए वो एवरीडे लैंग्वेज होनी चाहिए जो एक कॉमन मैन को भी समझ आ जाए। आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पोएट्री लिखनी है, आपको लिटरेचर प्रोड्यूस करना है, तो आप ऐसी स्कॉलरली और फ्लारी लैंग्वेज यूज़ करोगे कि किसी स्कॉलर को या किसी एकेडमिशियन को या किसी क्रिटिक को ही वो लैंग्वेज समझ आ जाए। बल्कि रोमांटिक राइटर्स ये मानते थे कि जब आप अपनी पोइट्री लिख रहे हो, आप अपना लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे हो, नॉवल लिख रहे हो, प्ले लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, उसकी लैंग्वेज जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कॉमन मैन जो ज़्यादा लिटरेट नहीं है, जो कि कॉमन एवरीडे मीनियल जॉब्स जो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैनुअल लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको भी आपका लिटरेचर समझ आना चाहिए, तब आपका लिटरेचर एक्चुअली वर्थ इट है। तो दिस वॉज द व्हाट वी कैन से रोमांटिक थ्योरी that was given by Wordsworth in his preface to lyrical ballet. It really used by men, language which is really used by men। अब ऐसे फ्लारी लैंग्वेज की जिसमें आप हेवेंस की, हेल की, डिवाइन और इन सब चीज़ों की बात कर रहे हो, उस तरह की लैंग्वेज एवरीडे लाइफ में तो यूज़ नहीं करते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू देम वी शुड यूज़ अ लैंग्वेज which is used in everyday life, while avoiding the poetic diction of the much 18th century verse। जो 18th century में लिखा गया था, आपको इफ़ यू रिमेंबर रेस्टोरेशन के टाइम पे न्यू क्लासिकल ड्रामा जो हमने पढ़ा था, तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज़ होती थी लिटरेचर में, दैट वाज वेरी वेरी फ्लारी एंड बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल, वैसी लैंग्वेज जो कि हम रियल लाइफ में कभी शायद यूज़ नहीं भी करेंगे, वैसे हम बात करेंगे भी नहीं कभी, उस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती थी। एंड वर्ड्सवर्थ वाज अगेंस्ट दिस practice। Wordsworth also gives his famous definition of poetry as the spontaneous, this is very important, the spontaneous overflow of powerful feelings, it takes its origin from emotion recollected in tranquility। तो वर्ड्स, ये जो डेफिनेशन है पोइट्री की, ये वर्ड्सवर्थ ने दी है कि अगर उनसे पूछते थे कि व्हाट डू यू लाइक, व्हाट इज़ पोइट्री टू यू, या कि व्हाट इज़ पोइट्री, सो दिस इज़ द डेफिनेशन दैट वर्ड्सवर्थ गेव एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है अबाउट दिस डेफिनेशन, या फिर उन्होंने इसको फिलअप्स की तरह भी कई बार प्रेजेंट करते हैं एग्जाम में। जैसे डेफिनेशन है द spontaneous overflow of powerful feelings, it takes its origin from emotion recollected in tranquility। ये पूरी एक डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा।
आपको इसके ऊपर आपके वो कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, और फिर आपको ऑप्शंस देंगे यहाँ पे क्या आएगा, और थोड़े मिलते जुलते से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आपको वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं देखो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये वर्ड था, यहाँ पे ये वर्ड था, ठीक है। एग्जैक्टली आप पूरी इसको रिप्रोड्यूस कर पाओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली इतना रट नहीं सकते, इफ़ यू कैन देन ओके, बट नॉट एवरी वन कैन मग इट अप लाइक दैट। तो अगर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन वर्ड्सवर्थ ने दी है और व्हाट डिड ही मीन, अब इसका मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री क्या होती है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। 3 पार्ट बताया उन्होंने इसके। सबसे पहले तो पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब प्रैक्टिस से नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि मैं लिखने बैठूं कि अच्छा मैं सुबह 4 बजे उठ के एंड देन फॉर 4 आवर्स आई विल सिट एंड आई विल राइट डाउन पोइट्री। तो अकॉर्डिंग टू हिम ऐसा नहीं होता है, डिसिप्लिन के साथ नहीं करता है। पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस है, कभी भी आपके अंदर वो इमोशन आ सकता है, कभी भी वो एक्सप्रेशन आपके अंदर आ सकते हैं, वो इंस्पिरेशन आपको आ सकती है कि आप लिख रहे हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ स्पॉन्टेनियस, इट इज़ ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। तो वो जो ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है वो स्पॉन्टेनियस है, आपके चाहने से नहीं होगा कि अगर आपने सोचा कि है ना मैं सैटरडे संडे ऑन द वीकेंड मैं आई सिट एंड मैं ना पूरी पोइट्री लिखूंगी, कोई आई राइट सम पोइट्री, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट्स लाइक अ स्पॉन्टेनियस थिंग, यू कैन नॉट प्लान इट, इट हैपन्स। वाई इट इज़ स्पॉन्टेनियस, बिकॉज एक्चुअली पोइट्री इज एन ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, तो इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते कि सैटरडे संडे को ही मुझे फील होना ताकि मैं सैटरडे संडे को लिख पाऊँ, नो। तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस विच इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो 2 पार्ट तो ये हो गए कि वो स्पॉन्टेनियस होती है, प्लान नहीं हो सकती। दूसरा वो ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस होता है, इट इज़ नॉट आपके रीजन रैशनल या आपके लॉजिक से नहीं बनी हुई होती है, इट इज़ अबाउट योर इमोशंस। नंबर 3 जो इसका पार्ट है उनकी डेफिनेशन का, दैट इज इट्स टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन। ये तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि उसकी जो ओरिजिन है वो इमोशन है। तो स्पॉन्टेनियस है और इमोशनल जो हमारा सरफेस है वहाँ से ओरिजिन होती है। नंबर 3 रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब तीसरी चीज़ जो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी मतलब जब आप वो ओवरफ्लो ऑफ इमोशन फील कर रहे होते हो उस टाइम आप लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं, एक तरह से इंचैंटेड होते हो उस इमोशन के द्वारा, इतने ज़्यादा क्या कहते हैं ना, खो जाते हो उस इमोशन में, दैट उस टाइम पे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उस चीज़ को उसी तरह लिख पाओ जिस तरह आपने लिखना है। तो वो जो ओवरफ्लो ऑफ इमोशन है उस फीलिंग को आपको रिकॉर्ड करना होगा अपने अंदर, कहीं ना कहीं मतलब उस फीलिंग को याद रखना होगा। फिर ट्रैंक्विलिटी मतलब जब आपका दिमाग में थोड़ा बैलेंस वापस आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल होता है हम बहुत खुश होते हैं जब, तो कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम मीन नहीं करते हैं, या फिर कोई बार बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तब भी हम कई बार ऐसे काम कर जाते हैं या ऐसी बातें बोल जाते हैं कि जो हम बाद में सोचते हैं तो हम मीन नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है गुस्से में होता है ऐसा, या हम कोई बहुत दुख होते हैं, हम हर्ट होते हैं हम किसी चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, ठीक है, हमें उस टाइम बहुत बुरा लगा तो हम उसको कुछ बुरा बोल दिया, लेकिन बाद में हमने सोचा कि यार इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। या फिर हम बहुत खुश होते हैं तो कई बार हम किसी को ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हम एक्चुअल में शायद हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब खुश होते हैं तो हम किसी से वी मेक प्रोमिसेस एंड वी ऑल डू ऑल दीज थिंग्स, जो कि बाद में हमें लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, खुशी में, दुख में, गुस्से में, अलग अलग इमोशंस हैं, जब भी एक्सेस होता है ना इनका, इट हैपन्स कि हम कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं जो हम बाद में मीन नहीं करते। तो ये क्या होता है, ये होता है कि जब हम किसी भी इमोशन से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जब हम किसी भी इमोशन से ओवरफ्लो हो रहे होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा जब उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, तो उस टाइम पे हमारा जो दिमाग है उसकी बैलेंसिंग पावर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, मतलब कि वो सही तरीके से नहीं सोच पाता कि क्या सही है क्या गलत है। उसको बस उसी इमोशन का एक तरह से कहते हैं ना कि वो हो जाता है, कह सकते हैं कि एक तरह से उसी का पर्दा लग जाता है उसके आगे। अगर दुख है तो सिर्फ दुख ही दुख दिखेगा उसको, और कुछ नहीं दिखेगा उस टाइम पे। और वो जो भी चीज़ें बोलेगा वो सिर्फ उसी दुख के अंदर, उसी दुख के इन्फ्लुएंस के अंदर बोलेगा, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है। थोड़े टाइम बाद जब वो दुख आपका थोड़ा कम होगा, जब आप थोड़ा सा बेटर फील करते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ अगर कुछ बहुत बुरा होता है, फॉर एग्जाम्पल समवन फेल्स इन द एग्ज़ाम, कोई अब कभी आप एग्ज़ाम में फेल होते हो, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है, जब आपको फॉर एग्जाम्पल अभी आपको न्यूज़ मिली है, तो उस टाइम पे आप में होपलेस फील होता है। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि लाइक लाइफ इज़ एंड, अब तो कुछ नहीं हो सकता, योर एग्ज़ाम, अब यू हैव नॉट क्लियर दिस अटैम्प्ट, इस अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया, नाउ माई करियर विल बी
मेरा करियर ठीक से नहीं बन पाएगा एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी उस तरह से नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि मेरे तो पैसे भी मैंने वेस्ट कर दिए और मैंने अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया, मेरा करियर नहीं बनेगा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की थिंकिंग आने लग जाती है तो उस टाइम पे। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप 1 दिन 2 दिन बाद थोड़ा आपका बैलेंस वापस आता है, थोड़े इमोशंस आपके सबड्यू होते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं इतनी भी बुरी बात नहीं है, मतलब देखिए कि नेक्स्ट टाइम भी है हमारे पास, हम उसमें पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप अपना थोड़ा अपनी प्रिपरेशन सोचते हो कि नहीं मैं अब ऐसे प्लान कर सकता हूँ, ये मेरी गलतियाँ थी, मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी, अब मैं ऐसे इसको कर सकती हूँ। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे फिर आप वापस ट्रैक पे आना शुरू होते हो। लेकिन सपोज़ अगर जिस टाइम पे जब से आपको रिजल्ट का पता चला था और आप रो रहे हो या फिर आप बहुत दुखी हो रहे हो, उस टाइम पे कोई आपको कह दे कि क्या हो गया यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर कर लेना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बात होती है, मैंने अपना पूरा साल यहाँ पे मेहनत करी और मेरा साल वेस्ट हो गया, इनको लग रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि जब हम किसी एक इमोशन में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाती है। तो उस टाइम पे हम कोई भी साउंड डिसीजन नहीं ले सकते, उस टाइम पे हम जो है ना हमारा मेंटल बैलेंस जो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो इसी वजह से उस टाइम पे हम कुछ भी काम इतना प्रॉपरली या इतना सही तरीके से नहीं कर सकते जितना हम तब कर सकते हैं जब हमारे बैलेंस वापस आ गया है। तो यही वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोइट्री आती तो इमोशंस से है, जो वो ओवरफ्लो इमोशंस है ना, सोर्स तो पोइट्री का वही होता है। लेकिन जब आप लिख रहे हो ना पोइट्री को, तो आपको लिखना हमेशा तब चाहिए जब आपके दिमाग में थोड़ा बैलेंस वापस आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी किसी लाइफ के किसी सैड मोमेंट के बारे में लिखना चाहती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैड सम ट्रेजेडी इन माई लाइफ, कुछ हुआ मेरी लाइफ में ट्रेजेडी एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इट। तो अब वो जो ट्रेजेडी है, अब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, उस वक्त जब वो ट्रेजेडी हुई है उस वक्त मुझे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ नहीं दिख रहा होगा सिवाय उस ट्रेजेडी के, मैं सिर्फ उसी ट्रेजेडी में लॉस्ट हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। थोड़े वक्त बाद जब धीरे धीरे मैं बेटर होना शुरू होंगी, तब हो सकता है कि मैं उस ट्रेजेडी के बारे में लिखूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें भी लिखूँगी जो वाकई में है। उस वक्त तो मुझे सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है ना, तो अब जब मैं लिखूँगी, जब मेरा बैलेंस थोड़ा सा वापस आ चुका है, देन इट वुड बी बेटर। तो दैट्स व्हाट वर्ड्सवर्थ सेज। 3 पार्ट है उनकी डेफिनेशन के, प्लीज रिमेंबर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोइट्री स्पॉन्टेनियस, उसको प्लान नहीं किया जा सकता। नंबर 2, इसका जो सोर्स है वो इमोशंस है। इमोशंस जो होते हैं हमारे अंदर, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस होता है, वो सोर्स बनती है पोइट्री का, कि वहाँ से पोइट्री निकलती है। और नंबर 3, सोर्स वो है, लेकिन उस टाइम पे जब वो ओवरफ्लो ऑफ इमोशन हो रहा है, हमें पोइट्री नहीं लिखनी चाहिए। हमें लिखनी चाहिए जब हमें ट्रैंक्विलिटी होती है, मेंटल बैलेंस, जब हमारा वो बैलेंस वापस आ चुका होता है, तब हमें उन इमोशंस को, फीलिंग्स को रिकलेक्ट करना चाहिए उस बैलेंस टाइम पे, और तब हमें अपनी पोइट्री लिखनी चाहिए। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री दैट वाज गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ही कॉल्स हिज ओन पोएम्स इन द बुक एक्सपेरिमेंटल। तो ये उनकी पोइट्री की डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर हुई है तो प्लीज सेंड इन योर डाउट्स, विल डिस्कस इन द लाइव लेक्चर, ठीक है। प्लीज फोकस ऑन दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम। 4th and final edition of lyrical ballet was published in 1805, ठीक है। तो कितने एडिशंस हो गए? 1798, 1800, 1802 एंड देन 1805, 4 एडिशंस है। प्लीज रिमेंबर दिस, लिरिकल बैले के 4 एडिशन है, 1798, 1800, 1802 एंड 1805। ये 4 एडिशन है लिरिकल बैले के, और 4th एडिशन फाइनल था, उसके बाद नहीं पब्लिश हुई है। Between 1795 and 97, Wordsworth wrote his only play, The Borderers, a verse tragedy set during the reign of King Henry III of England, when Englishmen in the North Country came into conflict with Scottish border ravers. तो द बॉर्डरर्स करके इनका जो ये प्ले है, ये एक ही इन्होंने ड्रामा लिखा है, उसका नाम है द बॉर्डरर्स, और ये मिलिट्री आर्मी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, इंग्लिश और स्कॉटिश आर्मी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बारे में इसकी जो थीम है, इट्स अबाउट इंग्लिश एंड स्कॉटिश आर्मी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो रिमेंबर दिस फैक्ट, ही हैज़ रिटन ओनली 1 ड्रामा इन हिज लाइफ। मेजरली जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने पोइट्रीज लिखी हैं, लेकिन उन्होंने जो ड्रामा लिखा है सिर्फ एक ही ड्रामा लिखा है। द टाइटल ऑफ दैट ड्रामा इज द Borderers. It was published in 1842 after substantial revision, और इसको उन्होंने पब्लिश किया 1842 में, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। लिख तो इन्होंने इसी टाइम पे लिया था, 1795 से 97 के बीच में, लेकिन पब्लिश बहुत बाद में किया। During 1798 and 99, Wordsworth lived with Dorothy in Goslar and began work on the autobiographical piece that was later titled The Prelude. He wrote a number of other famous poems in Goslar, including the Lucy poems. तो Lucy poems जो उनका कलेक्शन है, जिसमें एक कैरेक्टर है, तो ये दिस इज़ अ वेरी फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय हिम, द लूसी पोएम्स। और इसी टाइम पे तो द प्रिलूड का वर्क भी इन्होंने इसी टाइम पे करना शुरू कर दिया था, 1798-99 के टाइम पे। लेकिन प्रिलूड भी, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिश कब हुई थी? उनकी डेथ के बाद। उन्होंने उसको कभी पब्लिश नहीं किया, उनकी वाइफ ने उनकी डेथ के बाद उसको
पब्लिश किया था। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि प्रिलूड का नाम उन्होंने नहीं दिया था, उनकी वाइफ ने इसको टाइटल रखा था। कोलरिज के अकॉर्डिंग वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या था? पोएम टू कोलरिज। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड सदे केम टू बी नोन एज द लेक पोएट्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी ग्रुप है जिसको हम कहते हैं लेक पोएट्स। लेक पोएट्स हम इनको बोलते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो हैं वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, सदी। बाद में और लोग भी इसमें ऐड हो जाएंगे, बट इनिशियली ये तीनों ग्रुप्स था। ये दीज थ्री वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो वो आसपास लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह थी लंदन में, वहाँ पे आसपास ये लोग रह करते थे और इसीलिए इनको लेक पोएट्स हम कहते हैं। इसीलिए भी इनको ग्रुप किया जाता है क्योंकि इनका जो लिखने का तरीका है, राइटिंग स्टाइल है, एक्सेट्रा काफ़ी कॉमन है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज लेक पोएट्स। Wordsworth had for years been making plans to write a long philosophical poem in 3 parts which he intended to call The Recluse। तो उनका एक प्लान था कि उन्हें एक बहुत बड़ी एपिक पोएम लिखनी थी, लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम्स, नॉट एपिक पोएम सॉरी, फिलोसफिकल उनको एक पोएम लिखनी थी बहुत बड़ी 3 पार्ट्स में, और उसका टाइटल उन्होंने सोचा था द रेक्लूज। ठीक है, ये उनका सिर्फ अभी प्लान है, लेट्स सी कि उसकी प्लान का क्या होता है। In 1798 and 99, he started an autobiographical poem which he referred to as the poem to Coleridge। तो 98-99 में उन्होंने ये पोएम स्टार्ट करी जिसका उन्होंने नाम दिया पोएम टू कोलरिज, एंड विच ही प्लान वुड सर्व एज एन अपेंडिक्स टू अ लार्जर वर्क कॉल्ड द रेक्लूज। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनका द रेक्लूज का प्लान है, और उनका एक प्लान है कि उन्हें ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी लिखनी है, उन्होंने सोचा कि वो जो मेरी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम होगी ना, जिसका उन्होंने टाइटल दिया था पोएम टू कोलरिज, वो मेरे रेक्लूज जो वर्क है, जो मेरे एक बड़ा कलेक्शन ऑफ वर्क में लिखना चाहता हूँ, उसका अपेंडिक्स, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं उसको उसमें ऐड करूँगा। ठीक है, ये उनका इनिशियल प्लान था और उन्होंने लिखना शुरू किया। 1804, 5-6 साल बाद, ही बिगेन एक्सपैंडिंग दिस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क हैविंग डिसाइडेड टू मेक इट अ प्रोलॉग रादर देन अपेंडिक्स। लेकिन 1804 तक आते आते क्या हुआ कि वो जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिख रहे थे, पोएम टू कोलरिज, वो उसका मैटर उन्होंने काफ़ी एक्सपैंड हो गया। जितनी चीज़ें थीम्स वो उसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे, तो उसकी वजह से वो काफ़ी बढ़ी जाने लगी, एक्सपैंड होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको अपेंडिक्स नहीं, एक प्रोलॉग की तरह उसको पब्लिश करूँगा। जो उनका वर्क होगा द रेक्लूज, उसका एक प्रोलॉग लिखूँगा मैं, मतलब प्रोलॉग की तरह उसको पब्लिश करूँगा। किसको? पोएम टू कोलरिज को। ठीक है, he completed this work, now generally referred to as the first version of the prelude, in 1805, but refused to publish such a personal work until he had completed the whole of the recluse। तो ये जो प्रोलॉग वाला पार्ट था, इसको उन्होंने 1805 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको पब्लिश नहीं किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम बहुत पर्सनल थी उनकी ये पोइट्री, ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री थी उनकी ये। ऑटोबायोग्राफिकल, अपनी खुद की लाइफ के बहुत सारे एलिमेंट जब आप पोइट्री में डालते हो। ठीक है, तो उन्होंने इसको पब्लिश नहीं करा क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज, उनको लगा कि इट्स सो पर्सनल, आई डोंट वांट टू पब्लिश इट राइट नाउ। प्लस उन्हें लगा कि अभी लोग इसका मीनिंग समझ नहीं पाएंगे। जब मैं इसको पूरे वर्क के साथ, जो उनका ड्रीम था, द रेक्लूज नाम से वर्क है, उसके साथ इसको पब्लिश करूँगा तो लोग इसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो 1805 में ख़त्म हो गया था, मतलब काम कंप्लीट हो गया था प्रीलूड्स का, बट उन्होंने पब्लिश नहीं करी इसको। ठीक है, His widow Mary published his lengthy autobiographical poem to Coleridge as the prelude several months after his death। तो उन्होंने 1805 में कंप्लीट कर ली, लेकिन कभी उसको पब्लिश नहीं करा। पूरी अपनी लाइफ टाइम में उसको उन्होंने पब्लिश नहीं किया, और उसको पब्लिश किया उनकी वाइफ ने। ठीक है, In 1807, Wordsworth published poems in 2 volumes, including Ode, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood। ये उनकी एक पोइट्री है, बहुत लेंदी पोइट्री है, Intimations to Immortality, जिसके अंदर उन्होंने लाइफ और डेथ, चाइल्डहुड कैसे हमारा एक ब्लेसिड टाइम होता है, हमारी सोल जो होती है वो किस तरह से चाइल्डहुड के टाइम पे एकदम फ्री और आज़ाद होती है, और कह सकते हैं एकदम प्योर फॉर्म में होती है। धीरे धीरे सोसाइटी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के मर्यादा एक्सेट्रा इन चीज़ों के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमारी जो सोल है वो पल्यूट होना शुरू हो जाती है। और इस तरह से ये थीम है इनके वर्क, ओड ऑन इमिटेशंस ऑन इमोर्टैलिटी की। इसको उन्होंने पब्लिश किया था 1807 में। उन्होंने कलेक्शन ऑफ पोइट्री पब्लिश किया था, और वन ऑफ द पोइट्री वॉज दिस पोइट्री। Then in 1810, Wordsworth and Coleridge were estranged over the latter's opium addiction। तो 1810 तक तो इनकी फ्रेंडशिप बहुत ठीक रही। 1810 के बाद से थोड़े इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे, बिकॉज ये वो टाइम था जब कोलरिज बहुत ज़्यादा ओपियम एडिक्टेड होने लग गए थे। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा इनके थोड़ा बिहेवियर में चेंज आने लगा, एंड ऑब्वियसली सो इस इशू की वजह से उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए। धीरे धीरे उनके बीच में डिस्टेंस स्टार्टेड इंक्रीजिंग। In 1814, Wordsworth published The Excursion as the second part of the 3-part work। ठीक है, तो 1814 में उन्होंने एक्सकर्शन पब्लिश किया, और अकॉर्डिंग टू हिम ये सेकेंड पार्ट होगा उनके 3-part वर्क का। क्या था वो 3-part वर्क? द रेक्लूज।
इवन दो ही हैड नॉट कम्प्लीटेड द फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट एंड नेवर डिड। और फिर उन्होंने कहा कि फर्स्ट में अलग लिख रहा हूँ और थर्ड अलग होगा, ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट होगा, लेकिन वो अपनी लाइफ में कभी वो फर्स्ट और थर्ड पार्ट पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन ये वर्क जो उन्होंने पब्लिश किया था एक्सकर्शन, इसको उन्होंने कहा, प्लान किया था कि ये सेकेंड वर्क रहेगा मेरे डायरेक्टली उसका। He did, however, write a poetic prospectus to the recluse in which he laid out the structure and intention of the whole work. Poetic prospectus उन्होंने लिखा था, एक तरह से prospectus क्या होता है कि किसी भी बड़ी कोई हमारी एक्टिविटी होती है, बड़ा कोई हमारा प्लान होता है, तो उसका एक प्रपोजल काइंड ऑफ, एक की समरी काइंड ऑफ कि हम क्या करने वाले हैं इस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा लेक्चर है तो इसका अगर प्रोस्पेक्टस है हमारे पूरे कोर्स का, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या हमारा सिस्टम रहेगा, कैसे तरीका होगा, मतलब प्लान एक तरह से, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने अपने उस वर्क का, द रेक्लूज का, एक पोएटिक प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि वो क्यों ये वर्क लिखना चाहते हैं और वो क्या क्या इस वर्क में इंक्लूड करेंगे, किस किस तरह से वो थीम्स को हाईलाइट करेंगे, क्या उनकी थीम्स होंगी, क्या उनका जॉनर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस जो वर्क है द रेक्लूज, ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया उनकी लाइफ में। इसका प्रोस्पेक्टस उन्होंने लिख दिया था, प्रोलोग उन्होंने लिख दिया था, द प्रीलूड जो है वो इसका प्रोलोग ही है। सेकंड पार्ट उन्होंने लिख दिया था जिसका नाम था द एक्सकर्जन, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पार्ट वो कंप्लीट नहीं कर पाए। द प्रोस्पेक्टस कंटेन सम ऑफ वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस लाइन। तो लेकिन इसका जो प्रोस्पेक्टस भी उन्होंने पब्लिश किया था ये भी बहुत फेमस है और इसके अंदर कई सारी वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें मिलते हैं। He remarked in 1812 that he was willing to shed his blood for the established Church of England, reflected in his ecclesiastical sketches of 1822. Religious views जो थे उनके वो आपको देखने को मिल सकते हैं in his work ecclesiastical sketches of 1822. 1822 में इनका एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था ecclesiastical sketches, इसके अंदर we can see his religious points of view. This religious sentiment also colors the excursion. जो excursion उन्होंने सेकेंड पार्ट पब्लिश किया था द रेक्लूज का, उसमें भी उनके religious emotions हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। became extremely popular during the 19th century, और ये वर्क काफ़ी पॉपुलर हुआ था during the 19th century। जो उनका वर्क है सेकेंड पार्ट जिसको उन्होंने कहा था द रेक्लूज का, द एक्सकर्शन। इट फीचर्स 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स। तो ये जो इनका वर्क है द एक्सकर्शन, उसमें 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं। एक तो है वॉन्डरर जो घूमता रहता है इधर से उधर, दूसरा है सॉलिटरी मतलब एक ऐसा पर्सन जो अकेले रहता है, हु हैज़ एक्सपीरियंस द होप्स एंड मिजरीज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड तीसरा है पेस्टर हु डोमिनेट्स द लास्ट थर्ड ऑफ द पोएम। पेस्टर एक बिशप, एक फादर, चर्च के एक लीडर कह सकते हो आप, ठीक है। तो एक रिलीजियस लीडर पेस्टर होते हैं। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का वर्ड्सवर्थ से क्या लेना देना था? ऐसा था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में, बहुत से लोग बहुत होपफुल थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कि ये एक ऐसी रेवोल्यूशन है जिससे सारी इनइक्वालिटी हट जाएगी, लोगों को फ्रीडम मिल जाएगा, लिबर्टी मिल जाएगी। क्योंकि पहली बार हुआ था कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने किंग, अपने मोनार्क के अगेंस्ट रिबेल किया था, ठीक है। तो बहुत होपफुल थे लोग जो थे ना, उन्हीं में से एक थे वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ वाज वेरी होपफुल अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। द प्रीलूड में हमें देखने को मिलता है कि वो कितने एक्साइटेड थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। उनको लगा था कि सारी गलत चीज़ें दुनिया में से ख़त्म हो जाएंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, लेकिन स्लोली एंड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वायलेंस ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। अमीर गरीब में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, एक इक्वालिटी पे बेस्ड गवर्नमेंट आएगी। ऐसे ऐसे लोगों के होप्स थे और वर्ड्सवर्थ भी उनमें से एक है। लेकिन उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन इनिशियली स्टार्ट तो उसका बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने बैस्टील जेल जो थी उसको उन्होंने डिमोलिश किया, किंग जो था उसको उन्होंने बीहेड कर दिया, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट उन्होंने बनाई। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है उसका थोड़ा सा, हम क्या कहते हैं, एक नेगेटिव तरीके से उसका रिफ्लेक्शन हुआ था जब रेन ऑफ टेरर आया था, ठीक है। उस टाइम पे जो है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जैकोबिन्स थे ना वो लोग, या तो रेन ऑफ टेरर के टाइम पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, ठीक है। 1790s का ही टाइम था, ज़्यादा दिन गुजरे नहीं थे अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन को, 5-6 साल ही हुए थे। बहुत ज़्यादा वायलेंस था, डिस्क्रिमिनेशन वापस से होने लग गया था। तो ये जो नेगेटिव टर्न ऑफ इवेंट्स हुए थे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इसकी वजह से बहुत होपलेस हो गए थे लोग, और वर्ड्सवर्थ भी उनमें से एक था कि उसकी बहुत ज़्यादा होप्स जुड़ी हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन धीरे धीरे वायलेंस की तरफ बढ़ने लगा, धीरे धीरे उसमें भी वही चीज़ें होने लगी जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की थी, तो लोग डिसल्यूजन होने लगे, होपलेस होने लगे, और वो वर्ड्सवर्थ भी हैं। और इनकी यही जो इमोशंस हैं होपफुलनेस के और बाद में होपलेसनेस के फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी सारे इनके वर्क्स में रिफ्लेक्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है इनके वर्क द प्रीलूड में। तो वही एक कैरेक्टर उन्होंने, इसी तरह का एक कैरेक्टर जो
ऐसा ही फील करता है। अपने द वर्क द एक्सकर्शन में भी डाला था और उसका नाम उन्होंने दिया द सॉलिटरी। और उसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि ही वाज एक्सपीरियंस द होप्स एंड मिजरीज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो पहले बहुत ट्रस्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन पर, लेकिन धीरे धीरे उनको अपना ट्रस्ट उस फ्रेंच रेवोल्यूशन पर से उनका ख़त्म होने लगा। ऐसा एक कैरेक्टर है द सॉलिटरी, जिसका काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं इन्फ्लुएंस है वर्ड्सवर्थ की खुद की पर्सनैलिटी से। फॉलोइंग द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदी इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट। तो 1843 तक रॉबर्ट सदी जो थे वो पोएट लॉरेट थे। 1843 के बाद लेके 1850 तक 6-7 सालों के लिए वर्ड्सवर्थ जो है पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड रहे। अब उनके मेजर वर्क्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट उनके वर्क्स हैं, कभी कब पब्लिश हुए, किस जॉनर के थे। तो लिरिकल बैले हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी विद अ फ्यू अदर पोएम्स। सबसे पहले ये पब्लिश हुई 1793 में। इस कलेक्शन में लिरिकल बैले में कुछ उनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जिनके नाम हम लेट्स डिस्कस। साइमन ली, VR7, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल्स टर्न, द थॉर्न। तो ये जो सारे वर्क्स हैं, और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो पब्लिश हुए थे इन हिज वर्क, इन हिज कलेक्शन लिरिकल बैले 1798 में। देन लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, ये भी लिरिकल बैले में पब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर सेकेंड एडिशन जो आया था लिरिकल बैले का 1800 में, उसके अंदर उनके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है प्रीफेस। प्रीफेस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मानते हैं रोमांटिक लिटरेरी थ्योरी का। देन स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, 3 years she grew, a slumber did my spirit seal, I travelled among unknown men, लूसी ग्रे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो लिरिकल बैले 1800 वाले एडिशन में पब्लिश हुए थे। पहले वाले में कौन कौन से हुए थे, सेकंड वाले में ये सब हुए थे। ओके, द 2 April warnings, द सॉलिटरी रीपर, नटिंग, द रूइंड कॉटेज, माइकल, द किटन एट प्ले। तो ये सारे इनके वर्क्स पब्लिश हुए थे लिरिकल बैले एडिशन नंबर 2 में। फिर उनका एक और कलेक्शन पब्लिश हुआ था 1807 में जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स उनका कलेक्शन था, इसमें भी इनकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पोएट्रीज पब्लिश हुई हैं विच आर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ऑल्सो नोन एज डैफोडिल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उनकी बहुत फेमस पोएट्री है डैफोडिल्स, ठीक है। डैफोडिल्स जो उनकी पोएट्री है हम उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल ना नेक्स्ट लेक्चर। जो उनकी पोइट्री है उसका दूसरा नाम भी है और वो नाम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी और आ सकता है दोबारा, क्योंकि इसको हम डैफोडिल के नाम से ही जानते हैं। इट इज़ वेरी फेमस पोइट्री, आप में से बहुत से लोगों ने अपने स्कूल टाइम में इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो डैफोडिल्स के नाम से ही जानते हैं इसको। बहुत सिंपल सी पोइट्री है, बहुत फेमस पोइट्री है, लेकिन इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ दिस पोइट्री, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो कीप इन माइंड अदर नेम फॉर द पोइट्री डैफोडिल इज एज आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है। ये सेकंड नेम है इसका, इनकी पोइट्री का। और ये पब्लिश किस में हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 2 वॉल्यूम्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इनका कलेक्शन 1807 में। Then my heart leaps up, ode intimations of immortality, ode to duty, solitary reaper, elegiac stanzas composed upon Westminster Bridge, September 3, 1802, London 1802, the world is too much with us, and French Revolution। ये सारे इनके important works जो 1807 वाली उनकी collection में publish हुए थे। Okay, then Guide to the Lakes उनका work है जो 1810 में publish हुआ था, ये individual publications हैं। To the Cuckoo, देन एक्सकर्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1804, लाउडामिया 1815 1845, द वाइट डो ऑफ रिलस्टोन 1815, पीटर बेल 1819, एक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स 1822 एंड द प्रिलूड 1850। इन सब में से द प्रिलूड जो है ये एक पॉस्थुमस वर्क है। पॉस्थुमस मतलब उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, उनकी वाइफ ने पब्लिश कराया था। तो कीप इन माइंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं रोमांटिक पोइट्री के बारे में, ठीक है। अब वन थिंग आई वांट टू अगेन फोकस अपॉन इज कि वर्ड्सवर्थ को हम रोमांटिक पोइट्री का एक तरह से कहते हैं मेजर पोएट मानते हैं। कई बार रोमांटिक एज जो है हमारी उसको हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जानते हैं कि रोमांटिक एज इज़ द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्यों है ऐसा? क्योंकि जितनी भी क्वालिटीज़ रोमांटिक एज की हैं, क्या क्या हैं? फोकस ऑन नेचर, इमेजिनेशन, क्लासिकल मिडाइवल रेफरेंसेस होते हैं उसमें बहुत सारे, इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, एवरीडे कॉमन लाइफ, एवरीडे कॉमन पीपल, एवरीडे कॉमन लैंग्वेज, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है रोमांटिक पोइट्री में, रोमांटिक लिटरेचर का। दूसरा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमें रोमांटिक लिटरेचर में।
तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोमांटिक एज की, नेचर, इमेजिनेशन, फैंटेसी, मिडाइवल और क्लासिकल रेफरेंसेस, इन्फ्लुएंसेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें, ये जितने भी वर्ड्सवर्थ के वर्क्स हमने डिस्कस किए ना, इन सब में कहीं ना कहीं आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी कि कहीं ना कहीं इमेजिनेशन के बारे में, इमोशंस के ऊपर फोकस के बारे में, एवरीडे जो कॉमन लाइफ होती है लोगों की, कॉमन लैंग्वेज जो वो यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस हमें इन सारे वर्क्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम वर्ड्सवर्थ को कंसिडर करते हैं एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोमांटिक पोएट। उनके बाद हम कोलब्रिज को करते हैं सेकेंड नंबर पर, बट फर्स्ट नंबर फॉर रोमांटिक, मेजर रोमांटिक पोएट ऑलवेज गोज टू विलियम Wordsworth. So this was a lecture about William Wordsworth, his works, his important events that happened in his life regarding his literary productions, etc. In our next lecture, we'll be focusing about some of the specific works to exam point of view से important है on William Wordsworth. Okay, hope you have a nice lecture. Thank you.